एंड वी कैन क्विकली डिस्कस दैट। अगर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं माइंडसेट रिलेटेड, या कुछ और आप लोग ऐसे कुछ आप लोगों को दिक्कत लग रही है, एक साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत ही शांत रहकर, साइकोलॉजिकली भी आपको काम रहकर आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होगा, नॉलेज एक फ्रंट है, दूसरा आप कैसे चीजों को, सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं वो दूसरा फ्रंट है, राइट। तो आपको वो दोनों मेच्योरिटी डेवलप करनी है, और वो इंसान की विथ एज, विथ एक्सपीरियंस, विथ राइट एटीट्यूड, या उसकी मेच्योरिटी डेवलप होती है। तो आप ये वाले फ्रंट पे भी काम कीजिए, ओके। तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिचुएशन को कामली डील करना है। ये सारी क्वालिटीज जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको इम्बाइब करनी है, और इसी से आप रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को भी टैकल कर पाएंगे। नहीं तो यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको वो वाले रूप पे नहीं जाना, ओके। तो ऐसे अगर आपको कुछ रैंडम बेसिक अगर आता है, कुछ डाउट और कुछ आपको माइंडसेट रिलेटेड या जनरल डेली प्रिपरेशन रिलेटेड कोई हर्डल आ रहा है, तो आप यू कैन फ्रीली आस्क मी टुवर्ड्स द एंड, और इवन यू कैन मैसेज, ठीक है। तो वो वाले फ्रंट्स पे हम काम करेंगे। शिवांगी इज आस्किंग हाउ रेलेवेंट इज इट टू रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं करंट अफेयर्स पे शिवांगी बाद में चाहिए तो बात करूंगी। अब इसका मैं येस और नो में आंसर नहीं दूंगी, बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वाइस वर्सा, बोथ आर ट्रू। तो न्यूज़पेपर को कैसे डील करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, ऑफ कोर्स आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, ठीक है। बट आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते बैठेंगे, नो, द आंसर इज नो फॉर दैट। बट आप न्यूज़पेपर को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, द आंसर इज नो फॉर दैट। तो आप करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करेंगे, मैंने शायद बहुत पहले भी स्ट्रैटेजी वाले क्लासेस में बताया, मे भी कोई और बैच था, आप लोग नहीं थे, ठीक है। क्योंकि बात आ ही गई है तो मैं एकदम शॉर्ट में विद इन 2-3 मिनट्स इसको बता देती हूँ। करंट अफेयर्स में आपका गेम ये रहेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको न्यूज़पेपर्स रीड करना है। अगर आप सीजन्ड वेटरन 2-3 साल भी हो तो भी आपको न्यूज़पेपर के टच में रहना है, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। आपकी एक वर्ल्ड व्यू जो है ब्रॉडन होता है, और आप चीजों को एनालाइज करते हुए पढ़ना शुरू कर देते हो। तो इसलिए न्यूज़पेपर जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हो तो सकता है आप न्यूज़पेपर को ओवर रीड कर लो, या आप न्यूज़पेपर में वो सेक्शंस रीड कर लो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलराइट। तो वो सिचुएशंस में आप क्या करोगे, आपको कुछ गाइडेंस की या कोई मेंटर की जरूरत होगी। तो आप इंटरनेट पे जाओगे और आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोस आती है, आप उसको देखोगे। उसमें वो लोगों ने बहुत ही नीटली ट्रैक किया होता है कि आज की न्यूज़पेपर से जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 से ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो डेली करंट अफेयर्स जो कोई ऑथेंटिक अच्छे मेंटर का आप फॉलो कर सकते हो, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, अरे ये न्यूज तो मैं न्यूज़पेपर में स्किप कर गई, बट ये GS4 के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो उस तरह से आपका एक गाइडेड रीडिंग होना चाहिए, ओके। अब न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई विथ कोई वीडियो या मेंटर सपोर्ट वाली रीडिंग हो गई। अब थर्ड है न्यूज़पेपर के नोट्स, वो बिल्कुल भी नहीं बनाने, ओके। बिकॉज आपकी एवरी मंथ एक कंपाइलेशन, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आते हैं, विजन इज अ पॉपुलर वन। तो वो विजन का पॉपुलर मैगजीन मंथली आता ही आ रहा है, तो वो आपको मंथली मैगजीन्स को पिछले 12 महीने से 15-18 महीने तक का, लाइक 1.5 साल से 2 साल जितना, आपको बस एक एक मैगजीन हर साल हर महीने पढ़ना है। इस तरह से आप 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो और न्यूज़पेपर में से ऑफकोर्स अगर आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लग रहा है और आप सीजन्ड एस्पिरेंट हो, तो आप मेंस के लिए कुछ कंटेंट अपने तौर पर इकट्ठा कर सकते हो, बट दैट कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज। अभी तो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज फ्रेशर, आप RCS के लिए, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब ये झंझट नहीं करना। अब सिर्फ क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ के यू हैव टू डेवलप अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड न्यूज़पेपर में क्या रिलेवेंट है उसके लिए आपको कोई मेंटर या कोई गाइडेड वीडियो देखना है। एंड थर्ड, आपको मंथली मैगजीन्स फॉलो करना है फॉर योर करंट अफेयर्स एज अ वन पॉइंट सोर्स, नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेस, ठीक है। और कोई भी आप कोई भी आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं, हिंदी, हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। समवन इज आस्किंग अबाउट रिविजन, वो रिवीजन का हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड में, ठीक है। नाउ इफ हाँ महवेश, आपका डाउट भी हम लोग एंड में ले लेंगे, बिकॉज दीज आर मोर ऑफ पर्सनल डाउट्स।
तो आप लोग डालिए ऐसा और फिर फ्लैग कीजिएगा, और सर से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं काफी डाउट्स पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ है तो सारे भर दीजिए, आप जितने आरसीएस के फॉर्म होंगे सब भरिए, और ये सारे जो डाउट्स है ना आप लोग अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए टाइप कर दीजिए, बट इवेंचुअली इसको सर और मैं मिलके एंड में फिर थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल क्वेरीज हो गई। अब हम एक जनरल बात कर चुके हैं अबाउट फेलियर एंड अबाउट हाउ यू हैव टू improve अपॉन योर डेली टारगेट्स, डेली गोल्स। सेकंड वी स्पोक अबाउट करंट अफेयर्स। अब थर्ड हम आज का जो एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, which is environment. Meanwhile, you guys can type if you have ऐसे कुछ significant queries, just so that it is out of your head. ठीक है? 1 minute, just give me 1 minute. ठीक है। I'll just share my screen in a bit. Just give me a minute. I hope my screen is now visible. आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है? Can I get a thumbs up? Screen. Okay, perfect. ठीक है। तो देखिए आपका इन्वायरमेंट भी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बेसिक चीजें मैं बता दूंगी। इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम साइंस एंड टेक डिस्कस किया, आज हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा आप इन्वायरमेंट से लिंक एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर के बाद आप थोड़ा सॉइल्स वगैरह आते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस आप पढ़ाई के रिविजन के साइकिल में आप ये रखिएगा, सो दैट आपका माइंड उसी टॉपिक्स को लिंक करते हुए आगे बढ़ेगा। अब इसमें भी सेम मोरलेस सेम बातें हैं मोटी मोटी, कि पहले तो आपको स्टैटिक बेसिक नोट्स पढ़नी है। दूसरा आपको उसके बाद पीटी 365 पढ़ना है इन्वायरमेंट का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा आपको पढ़ना है दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टैटिक, बेसिक नोट्स और आपके पीटी 365, और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीन आपका मंत्र रहेगा। और इसमें भी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज अगेन 15 से 20 क्वेश्चन अगर हम इसे कंबाइन करें, जैसे मैंने कहा साइंस एनवायरनमेंट ओवरलैप, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ओवरलैप, तो ये बहुत सारे आजकल मिक्स करके कंसेप्ट्स वगैरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स में एनवायरनमेंट का रोल बढ़ रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे पहले आप कैसे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बेस आप अपना डेवलप करेंगे। सेम आप लोगों ने सबसे पहले तो जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, एग्जिस्टिंग रिसोर्स, जहां से भी आपने पढ़ा है फर्स्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आप वापस रेफर करेंगे, क्योंकि सम गुड टीचर मस्ट हैव ओनली गिवन यू, और आपका उसके साथ एक कनेक्शन बन गया। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आप पहले प्रेफरेंस दीजिए। ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि सबने कुछ सोच समझ के कोई टीचर को फर्स्ट इंस्टेंस में सिलेक्ट किया है, या कोई मटेरियल को सिलेक्ट किया है, तो नॉट मतलब जो बेसिक रहता है वो तो ज्यादा आउटडेटेड नहीं होता है। करंट अफेयर्स में चीजें एड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आप जैसे कल हमने एनसीईआरटीज के बारे में बात की थी, आप जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स है उसके ऊपर थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए फोकस करेंगे। साइंस की बुक से जहां पर भी एनवायरनमेंट आएगा आप उस पर फोकस रखेंगे। बेसिक आपके पास कोई नोट्स होगी एनवायरनमेंट की, आप उसको रेफर करेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की सिलेक्टिव रीडिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शंकर आईएएस। ठीक है, अब तो बहुत सारे, पहले शंकर यूज टू बी द कोर सोर्स, अब तो ला एक्सेलेंस हो गया, और बहुत सारे ऐसे
PMFIS हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे, मैं जैसे किसी को नहीं पता उनके लिए नाम लिख रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपाइलेशंस अवेलेबल होते हैं। बस आप एक कोई कंपाइलेशन स्टैटिक का उठाएंगे और वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक होता है घटना चक्र, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से। रिमाइंड मी, मैं आपको घटना चक्र के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सो बेसिक व्हाट यू हैव टू डू, अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को पढ़ो, नहीं है तो कोई बेसिक एनवायरमेंट नोट्स उठा लो या कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स के नाम मैंने यहाँ पर दे दिए, शंकर, ला एक्सीलेंस, PMFIS कंपाइलेशंस, ये कुछ पॉपुलर नेम्स है, ठीक है। आप इनको रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस पर, कैसे आपको पढ़ना है और क्या आपके जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स रहेंगे। तो इन्वायरमेंट में भी कैसे है, प्रायोरिटी होती है, लाइक कुछ एरियाज होते हैं। हमारा 80/20 रूल, 80/20 रूल क्या कहता है कि कुछ एरियाज होते हैं, 20% एरियाज जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो कुछ एरियाज कौन से हैं, जैसे इन्वायरमेंट में मोस्ट फेवरेट है स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज फेवरेट है, देन एक्ट्स फेवरेट है, देन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस फेवरेट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत ज्यादा, और समिट्स, आप लोगों ने समिट्स के बारे में, डिक्लेरेशंस के बारे में सुना होगा, समिट्स, डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो आपको ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये आपका ऑर्डर ऑफ स्टडी हो गया कि आप प्रायोरिटी किसको देंगे, ओके। नेक्स्ट आपके स्पीशीज के साथ साथ जो आपके वो है प्रोटेक्टेड एरियाज, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्टेड एरियाज जो है इंडिया के, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब हम इसमें डेप्थ में भी लिखा है उसको देखेंगे। तो आप इन्वायरमेंट में अगर आप कुछ ना पढ़ पाए, ठीक है, आपने बेसिक नोट्स भी नहीं कवर किए, बट अगर आपने स्पीशीज पर एक बार नजर दौड़ा ली, आपने जो प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज थे और जो प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टैटिक है वो पढ़ के गए, आपने एक्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, एक बार मल्टीलैटरल, मतलब ये 5-6 टॉपिक्स भी अगर आपने पहले पढ़ ली, तो इट विल बी अ गुड start for you if you have less time. But of course, as I told you, always develop foundation, always develop conceptual clarity first, okay. Now let's look at कुछ जो टॉपिक्स है उनके नाम देखेंगे हम लोग। इकोसिस्टम, पूरी जो है इकोलॉजी के कंसेप्ट्स है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार वो लोग प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऐसे थोड़े बेसिक इन्वायरमेंट के कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। और अब वो अगर आपने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी से या स्टैटिक से, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप फुल फोकस खाली करंट पे रखे, आपने स्टैटिक स्किप किया, so you can tend to lose marks there. So you have to know basic terms, you have to understand basic concepts, what is ecosystem, what is food change, what is a trophic level, और ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। कई बार वो लोगों ने डायरेक्टली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ओके। एक मिनट है। हम्म, ओके। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लिटरली उन्होंने 2 साल कंसेक्यूटिवली इसके ऊपर सल्फर साइकिल पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ओके। तो ये आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी बेसिक नोट्स ही स्किप किया तो उसको इसका अंदाजा नहीं होगा। फिर बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी आपके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। इज माय वॉइस क्लियर? No, my screen and voice, everything is clear. अब keystone species, ecotone, edge effect, ये जो है ना वर्ड ecotone, इसके ऊपर भी कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट ecotone से रिलेटेड, एज इफेक्ट, ये टर्म्स रिलेटेड, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में प्रेजेंस आपको नजर आएगा। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बता रही थी एक्ट्स एंड लॉज, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे सिंपली वो लोग एक्ट का नाम देके ये पूछेंगे कि अंडर दिस एक्ट विच बॉडी और विच ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ऐसे ये एक्ट्स और ये एक्ट्स के अमेंडमेंट्स भी, ठीक है। एक्ट्स प्लस देयर रीसेंट अमेंडमेंट्स, करंट में आपको उसके ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपके पास बुक में भी वक्त नहीं है तो आप ये सिलेक्टेड टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मार्क करके। अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि अंडर दिस एक्ट विच बॉडी इज क्रिएटेड,
अथॉरिटीज क्रिएटेड, ये क्वेश्चन बन जा रहा है आजकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, लिटरली ये ऐसे 2-3 वर्ड्स के ऊपर वो खेल रहा है और पूछ रहा है कि ये कहाँ पर बनी थी, लाइक अंडर विच एक्ट बनी थी एंड वेदर इट इज स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है। और ये सारे एक्ट्स को आपको जाके एक लॉयर की तरह तो नहीं पढ़ना है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो। हम एक जनरल स्टडीज पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो यू हैव टू नो की आइडियाज, यू डोंट हैव टू नो इट लाइक वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब आपको पूरा लीगल टर्म्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वर्बेटिम इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। तो सारे एक्ट्स आप पढ़ेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे, की एरियाज को पढ़ेंगे, कोई बॉडी उसके अंदर क्रिएट हुई है, और ये सारे एक्ट के जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। फेयर इनफ। ओके। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्ट्स पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जैसे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन एफसीसीसी, आईपीसीसी, रामसार कन्वेंशन, सीबीडी, साइट्स, ये आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी ने पहले ही पूछ लिया है। तो एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आई विल गिव यू अ लिस्ट और आई विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट जहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी ने अब तक के पूछे हैं उसका एक शॉर्ट नोट has been prepared and that will be shared with you. However, you have to update it because with current affairs चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, यहाँ पर इसकी सबमिट हो गई, वहां पर वो, बट एक बेस आपको आइडिया होगी कि सारे कन्वेंशंस रहे हैं और ये सारे कन्वेंशंस पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ इंडियन भी है, नेशनल भी है, जैसे एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सीपीसीबी, एसपीसीबी सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका फोकस ये, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इनके फंक्शंस क्या है, वेदर दे आर बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। सो बेसिकली ये हम देख रहे थे कि जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी हेडक्वार्टर्स और उनकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है, वेदर उनके जो, हाँ ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी सिर्फ वन लाइन स्टेटमेंट बनाता है, एक तो इसका हेडक्वार्टर वहां है, यहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ये ज्यादा स्टेट पीसीएस में पूछते हैं। ये आपको एक जनरल आइडिया होनी चाहिए बट नॉट इतना सिग्निफिकेंटली। बट ये वाला जो लाइन है ना, बाइंडिंग वर्सेज नॉन बाइंडिंग, ये बहुत ज्यादा यूपीएससी पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फंक्शन है बाइंडिंग है, बाइंडिंग इज लीगल इम्प्लीकेशन इफ यू डोंट अचीव इट। एंड दूसरा है दिस व्हाट यू कॉल नॉन बाइंडिंग एज मींस कि वो जो भी उनके फंक्शंस है वो रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट लाइक उनको लीगली सू किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये लिटरली ये लाइन के ऊपर कई क्वेश्चंस बने, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। तो द मोमेंट यू आर रीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आप चेक करेंगे कि वेदर ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टीलैटरल है, ये गवर्नमेंट है, या ये प्राइवेट है। ठीक है। और दूसरा, इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इसकी जो रिकमेंडेशंस क्या है, बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है। ठीक है। वो आप चेक करेंगे। तो जब वो आप टेबल बनाते हो उसमें ये टेबल बनाकर ये 3-4 पैरामीटर्स आप टिक ऑफ कर लोगे। ग्रेट। अब नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, समिट्स एंड प्रोटोकॉल्स। समिट्स एंड प्रोटोकॉल्स में क्या है, समिट्स एंड प्रोटोकॉल्स में बेसिकली यही है कि आपको दोनों देखना है। इसमें कुछ जो है स्टैटिक है, स्टैटिक वाला आपको एक समिट्स का पूरा आपकी कोई भी जो नोट्स होगी उसमें आपको मिल जाएगा कि अरे पिछले जो इन्वायरमेंट 1972 से लेकर अब तक के इन्वायरमेंट में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए। ठीक है। तो वो पूरा हर 5 साल में होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। तो वो आपको स्टार्टिंग से पढ़ने हैं अब तक के। ठीक है। उसके बाद जो करंट में हो रहे हैं डायनामिक वाले, वो भी आपको अंदाजा होना चाहिए। कई बार यूपीएससी जाकर वो स्टैटिक वाले भी पूछ रहा है, लाइक बहुत पुराने वाले भी, तो आप ये पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। दिस इज योर कोर एरिया। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कॉप समिट्स, पेरिस एग्रीमेंट्स, क्योटो, मैच द फॉलोइंग में वो पूछ रहा है कि ये वाला प्रोटोकॉल किससे लिंक है, ये समिट में क्या निकल कर आया था, और कंटेम्पररी इंपॉर्टेंट बात तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आप ये स्किप नहीं करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये समिट का क्या पूछता है। ये समिट का ये पूछता है कि बेसिकली इसका की आउटकम क्या है, समिट में से क्या आउटकम निकल कर आया, क्या टारगेट्स है और इंडिया का क्या रोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई समिट्स में इंडिया कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये कॉप में इंडिया ने ये चीज लॉन्च की या इंडिया का ये कमिटमेंट पूरा हो गया। तो जहाँ पर भी आपको एक नेशनल एक नेशनल एंगल दिखेगा वो आपको पढ़ना है। एंड मेनी टाइम्स they like to ask achievement. Like for example, if India has achieved something, so they will for sure frame a question there. So if you have achieved something, then they will be like, हाँ इसके ऊपर question frame करते हैं. For example, जो हमारे biodiversity targets है, IG targets, उस पे अगर कुछ achieve हो गया तो वो तो जरूर पूछेंगे. Okay. अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज. इट इज अबाउट स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. इसमें 2-3 एंगल्स है. एक तो है जो आपका IUCN स्टेटस है. IUCN स्टेटस क्या होता है, ये आपका एक रेड बुक निकालता है. ठीक है, वो रेड बुक में स्पीशीज के कितने वो थ्रेटेंड है उसके बारे में लिखा होता है. तो ये बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, थ्रेटेंड, नॉट थ्रेटेंड, इस तरह की वेराइटीज होती है. 6-7 ही कैटेगराइजेशन होते हैं. तो आपको एक जनरल आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि कई बार MCQ फ्रेमिंग में ही हो जाएगा कि दे विल Yes, crocodile is a vulnerable species. तो आपको देखना है true or false. Similarly, tiger is a keystone species. तो हर species का आपको एक अंदाजा होना चाहिए. At least those species which were asked in PYQ. Okay. I hope my screen, voice, everything is clear. Summit का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट की जो कंट्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज होती है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रोमिसेस बनाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मिल गए, बोले हम लोग एक मैं रफ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम लोग कुछ क्लाइमेट कमिटमेंट अचीव करना चाहते हैं. फिर ये 4 मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे. अब वो ऑर्गेनाइजेशन साल में हर साल मिलेगी. जब वो हर साल मिलती है उसी को कहते हैं समिट. ठीक है, तो एवरी ईयरली मीटिंग को समिट कहते हैं. अब वो मीटिंग में वो लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमने ये गोल सेट किया था. फिर चारों अपने बीच में टारगेट्स को डिवाइड कर देंगे कि यू नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू अचीव दिस. फिर वो लोग उसको अचीव करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको रिव्यू करेंगे कहाँ तक अचीव हुआ. तो ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, यही जो मैंने ऊपर लिखा था मल्टीलैटरल, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या नेचर रखती है, कि वो 4-5 कंट्रीज मिलकर बनाए हैं मल्टीलैटरल, या वो गवर्नमेंट वाली है, मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट की है, सिर्फ एक कंट्री की, या वो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर बनाए हैं. और अगर वो लोग कोई टारगेट बना रहे हैं तो वो टारगेट कंपल्सरी है या नॉन कंपल्सरी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट समिट्स. यू हैव टू टेल रब्बानी. ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट IUCN का हम देख रहे थे. स्पीशीज की बात हो रही थी. आई वाज टेलिंग यू कि इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है. फिर कुछ स्पीशीज होती है जो एंडेमिक होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल एक दो प्लांट्स को नाम देकर वो पूछ रहा है कि ये इंडिया के लिए एंडेमिक है क्या. तो वो आपको थोड़ा सा एक जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक नजर रखना है कि अगर कोई कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाता है एंडेमिक, तो आप इसको हाईलाइट करना. बिकॉज जैसे बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग मैंने कहा था, उसी तरह से ये कीवर्ड भी है, क्योंकि ये सेम कीवर्ड के ऊपर स्टेटमेंट बनाया यूपीएससी ने. XYZ इज एन एंडेमिक स्पीशीज. अब वो ट्रू है फॉल्स है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज इज दोज व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दैट सेम कंट्री, वहीं पर ग्रो होता है. IUCN स्टेटस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और आप क्या करेंगे, अब जाके जो जितने भी ओल्ड यूपीएससी के स्पीशीज हैं, जो आज दिन तक उन्होंने स्पीशीज पे सवाल किए थे, वो सारे स्पीशीज के ऊपर आप जाकर उसका ये पूरा रिवीजन करेंगे. एंड आई विल हेल्प यू हियर आल्सो. आई विल गिव यू अ PDF. ठीक है, बट अगेन व्हाट यू हैव टू डू, अपडेट इट. You have to update 1 hour. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये कीस्टोन स्पीशीज. जो वर्ड है ना कीस्टोन, कीस्टोन वर्ड, फ्लैगशिप स्पीशीज, ये भी इंपॉर्टेंट होगा.
ये एंडेमिक, फ्लैगशिप कीस्टोन एंड अम्ब्रेला स्पीशीज, ये उस तरह के स्पीशीज होते हैं जिन पर सारे इकोसिस्टम निर्भर होता है। फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है कि उसके प्रेजेंस से नीचे की जो पूरी फूड साइकिल है, फूड चेन है, वो एक क्या कहते हैं, बैलेंस में रहेगी। ओके, तो फ्लैगशिप, कीस्टोन, अम्ब्रेला स्पीशीज, ये तीनों टर्म्स कैन साउंड सिनोनिमस, बट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, सो यू हैव टू फाइंड दैट कि क्या डेफिनेशन, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल पार्क्स एंड स्पीशीज मैपिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड स्पीशीज मैपिंग, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के नेशनल पार्क्स, ना सिर्फ नेशनल पार्क्स, आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी ना सिर्फ इंडियन वाले बट ऑल्सो दोज विच आर अंडर यूनेस्को, यूनेस्को वाले, यूनेस्को का एक मैन एंड ये मैप करके प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम में कौन से है विजविस, कौन से प्रोग्राम में नहीं है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर कुछ कम्युनिटी रिजर्व्स है, कुछ क्या कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपको जाके पीडीएफ पढ़ना होगा। आई सी इफ आई हैव दिस, आई विल आल्सो शेयर दिस विद यू, but again you have to update it, you have to update, don't forget this because things are very dynamic, they're improving, so basic pdf से आपको आइडिया मिल जाएगा, but be a active reader। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ये स्पीशीज के बारे में आपने देख लिया, आप जितने भी पीवाईक्यू की स्पीशीज है वो पढ़ेंगे, वो मैं आपको पीडीएफ दूंगी। आप नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे, और ये सारे जो है इसका डेप्थ में आप स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्थ में आपको इसको पढ़ना है, और उसमें जो करंट अफेयर्स में आया था वो तो आपको और अच्छे से पढ़ना है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई वुड सजेस्ट ये आप पहले करो। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि एक मैं आपको एक मैप का पीडीएफ दूंगी, जिसमें आपका एक मेमोरी लिंक होगा कि वेस्टर्न घाट्स में गोल्डन लंगूर मिल जाता है। ठीक है, मतलब एरिया के हिसाब से स्पीशीज, ये एरिया में ये स्पीशीज मिलते हैं, ये वाला आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना है, तो ये वाले एरिया में ये वाली स्पीशीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपका वो ले लीजिए, कुछ मंकीज होते हैं, उनका नाम होता है गोल्डन लंगूर्स, या कुछ होते हैं मकाक, और कुछ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका डुगोंग। अब ये सारे कहाँ पे मिलते हैं, कौन से एरियाज में मिलते हैं, ये आपको एक मैप्स की पीडीएफ से या एक एक एरिया वाइज आपको एक पिक्टोग्राफिक बनाकर आपको उसको मेमोराइज करना है, क्योंकि कई बार वो लोग पूछ लेते हैं कि ये स्पीशीज ये एरिया में मिलती है, या नॉर्थ ईस्ट की ये स्पीशीज फेवरेट है, हॉर्नबिल हो गया, ये सारी। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में भी वो लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सारे आपको ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, लाइक ऑल स्टेट्स काइंड ऑफ साउंड सिमिलर बट आर डिफरेंट, सो विच स्पीशीज इज फाउंड वेयर, यू हैव टू नो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टर्म्स है जो वो लोग पूछते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड टर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये उन्होंने पूछा है लिटरली। यूट्रोफिकेशन उनका बहुत फेवरेट टर्म है, ये भी उन्होंने पूछा है लिटरली। कार्बन सिंक दे हैव आस्क्ड, ओशन एसिडिफिकेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स और ये सारे जो बज़वर्ड्स हैं, ये भी आपको जाकर डेफिनेशन इनका समझना है, इसका कंसेप्ट समझना है, तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एलिमिनेशन पे फोकस करेंगे। अब आपका क्या है, व्हाट्स टू डू, व्हाट्स टू बी डन, व्हाट्स टू बी नॉट डन। अभी आपको कोई बल्कि बुक नहीं पढ़ना है, मैं हमेशा कहती हूँ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, मल्टीपल रिविजन। अब आपको कंसेप्ट्स और फैक्ट्स याद करने, ऑलवेज अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, और उसको खाली फैक्ट्स 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 ही, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है। और ऑफ कोर्स आपको हर चीज को रिवाइज करना है, यू हैव टू सिट डाउन एंड रिवाइज एवरीथिंग। समवन वाज आस्किंग रिवीजन मेथड, रिमाइंड मी, एंड में देखेंगे। और ये रिवीजन का ही यहाँ पर स्ट्रैटेजी है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर देना है। शॉर्ट नोट रेडी रहेगा तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, ये रिवीजन का तरीका है। बट आप शॉर्ट नोट पहले को में बनाओगे नहीं, आपको सब इम्पोर्टेंट लगेगा, आप सब स्क्रॉल करोगे। आप मल्टीपल रीडिंग्स दो, आप मल्टीपल टाइम्स वही चीज को बार बार पढ़ाई करो, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसमें से जो 4-5 कीवर्ड्स है जो आपको मेमोरी लूप में हेल्प करेंगे, आप वो लिख लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है शॉर्ट में, लेकिन क्रिस्प वे आई एम एक्सप्लेनिंग। इज एवरीबॉडी गुड टिल हियर? जी, सबको समझ रहा है ना? ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करूंगी।
परफेक्ट, एवरीवन इज विद मी। एनडीसीज, यस, सारे एनडीसीज आपको नहीं याद करने हैं, आपको जो इंडिया का याद रखना है और कुछ मेजर कंट्रीज का, शिवांगी। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। तो अगर मैं क्विक समरी दूं तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। आपको बल्कि बुक से ही पढ़ना है, कंसेप्ट फैक्ट्स दोनों को बैलेंस करके करना है, रिविजन करना है। और आपको ये जो टर्म्स है, बायो एक्यूमुलेशन, यूट्रोफिकेशन, ये टर्म्स ही है, ये इंग्लिश के, इसके हिंदी के भी आप देखेंगे तो वही टर्म्स है, इनके मतलब आपको पढ़ने हैं। आपको स्पीशीज पढ़ना है, स्पीशीज को किस तरह से पढ़ना है, स्पीशीज का एक तो स्टेटस पढ़ना है, IUCN स्टेटस क्या रहा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है कि ये स्पीशीज एंडेमिक है कि नहीं, मतलब इंडिया में मिलती है कि नहीं। ये कीवर्ड पे कई बार यूपीएससी ने सवाल बना दिया। एंडेमिक मतलब एक ही कंट्री में मिलना, मतलब उसी कंट्री में मिलना। फिर ये वर्ड्स जैसे कि कीस्टोन, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला स्पीशीज, इसके डिफरेंसेस। फिर मैंने कहा कि पूरे जो कंजर्वेशन एरियाज है, नेशनल पार्क, ये आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो वही इसके कुछ अर्थ बदल जाएंगे, बट यही चीज होगी। फिर आपको देखना है कि कौन सी स्पीशीज कौन से एरिया में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ समिट्स होती है। किसी ने पूछा समिट मतलब क्या, समिट मतलब एनुअल मीटिंग, ठीक है। एनुअल या बाई एनुअल भी हो सकती है, मतलब साल में 2 बार भी हो सकती है, एनुअल और बाई एनुअल मीटिंग, जहाँ पर कंट्रीज मिलके कुछ कमिटमेंट्स करते हैं और वो कमिटमेंट्स को वो लोग रिव्यू करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट है और कुछ डायनामिक पार्ट है। स्टैटिक मतलब जो आपको 1972 में कुछ हुआ था, 80s में कुछ हुआ था, वो सारे समिट्स हो चुके हैं, वो स्टैटिक का पार्ट है। अब कुछ जो नए हो रहे हैं, तो आपको दोनों थोड़ा सा पढ़ना है, एक ही नहीं पढ़ना है। पुराने भी आपको हल्के फुल्के पता होने चाहिए, स्पेशली कॉप। फिर इसमें हमने देखना है कि इंडिया के क्या टारगेट्स थे, क्या रोल थे, क्या अचीव हुआ है, ये सारी चीज। ओके, फिर मैं ऊपर आपको बता रही थी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैंने बताए, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको उनका हेडक्वार्टर पढ़ना है, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं और उनका नेचर कैसा है, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख रहे थे एक्ट्स। एक्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं। एक्ट्स का की आइडिया पता होना चाहिए, वर्बेटिम नहीं, बट एक्ट्स के रिसेंट अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। और जितने पीवाईक्यू उसके एक्ट्स है वो सारे पता होने चाहिए। और ये चीज जैसे कि कौन सी अथॉरिटी क्रिएट हुई थी, ये आपको पढ़नी है। जैसे अंडर दिस एक्ट दिस बॉडी वाज क्रिएटेड और दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, ऊपर आ जाएंगे ये कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, ये भी हमने देखा सारे पढ़ने। उसमें से ऐसी सिंपल चीजें जैसे आप सोचेंगे ये तो वाटर साइकिल है, दिस इज लाइक अ कार्बन साइकिल, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 2 साल उन्होंने सल्फर पे क्वेश्चन पूछा था। इकोटोन, एज इफेक्ट, इस पर भी वो पूछ रहे हैं। ओके, तो आई होप इट वाज अ गुड रिकैप और बेसिक रिसोर्सेज। अब हम आगे बढ़ेंगे, यही डॉक्यूमेंट। एवरीवन इज गुड टिल हियर, सबको समझा, हिंदी इंग्लिश दोनों सबको? ओके, ग्रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अपना बेसिक हो गया, बेसिक में हमने इम्पोर्टेंट एरियाज देख लिया। अब हम आ जाते हैं PT 365 पर। जैसे कल मैं साइंस के लिए बोल रही थी ना, कुछ होना हो PT 365 होना चाहिए। सेम स्टोरी फॉर इन्वायरमेंट ऑल्सो, कुछ होना हो ये हो जाना चाहिए PT 365। क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें कहीं ना कहीं दिस ये डाल देते हैं, क्या कहते हैं, दे विल पुट दैट, दे विल पुट दैट स्टैटिक वाला थोड़ा सा पार्ट वो लोग डालेंगे उसमें, ठीक है। तो इससे आप PT 365 जरूर पढ़ के जाएंगे। और वो बहुत एरिया वाइज, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से उसका डिस्टिंक्शन होता है। तो आपको ये स्टैटिक नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स को लेकर आपके गेम को आगे बढ़ना है। और मंथली तो नहीं, आप दोनों में से कोई एक ही रेफर करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले स्टेटमेंट में वो शायद रमसार कन्वेंशन पूछ ले और बोले कि रमसार कन्वेंशन हुआ था वेयर, तो ये हुआ था ईरान में, ठीक है। और ये कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था। तो ये स्टैटिक टॉपिक हो गया। लेकिन नेक्स्ट वो पूछेगा कि कौन सी साइट्स को अभी रमसार बनाया गया है, तो ये करंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको स्टैटिक करंट दोनों लेकर चलना है, ठीक है। फिर सेम स्पीशीज का भी सेम, मैंने जैसे कहा कि स्टेटस, हैबिटेट वगैरह सब पूछ रहा है। ओके, फिर वही है कि अगर कोई नई स्पीशीज मिली है उसके ऊपर चांसेस है पूछ ले। कोई नया टाइगर रिजर्व बना है तो उसके ऊपर पूछ ले। कोई नया नेशनल पार्क बना है, कोई नेशनल पार्क से कोई नदी जा रही है, ठीक है, तो वो पूछ ले ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को लिंक करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वहां से कौन सी
साउथ की रिवर जाती है, फिर अपना राजस्थान में कोई नेशनल पार्क है क्या, वो रिवर कोई है क्या, तो लिंक करके पूछेगा वो। गोमती घाघरा गंडक कोसी, उसमें गोमती घाघरा गंडक कोसी पे किसी को नेशनल पार्क है क्या, आप जाके लिखिएगा। फिर वही ज्योग्राफी के मैप पे आप वहां पर लिख देना कि अच्छा ये वाली रिवर पे ये वाला फेमस नेशनल पार्क है। तो इस तरह से आप लिंक करके भी पढ़ेंगे। ओके, फिर जैसे मैंने कहा कि न्यूज वाले आइटम्स तो और भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्लाइमेट की रिपोर्ट, जैसे कोई रिपोर्ट्स आ रही है, कोई फाइंडिंग्स आ रही है कि ये कुछ नया डेवलपमेंट है, वो आपको पढ़ना है। पोल्यूशन, पोल्यूशन में आपको ये जो नई टेक्नोलॉजीज है जैसे कि बायो रेमीडिएशन, फिर है बायो स्पैरेजिंग, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। स्पार्जिंग स्पैरेजिंग मतलब बेसिक जो नए टेक्निक्स है उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो आपको ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स को लेते हैं और मल्टीपल माइक्रोब्स ऑयल को खा लेंगे वहां के क्या कहते हैं ओशन से, वो ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी हो गई। तो जो कुछ नया ऐसे यूनिक इको फ्रेंडली, उसके ऊपर सवाल बनते हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऑफ कोर्स कुछ अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कुछ गवर्नमेंट टारगेट अचीव किया है, वो सब पूछेंगे। ओके, तो अब फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में आप कंसेप्शन क्लैरिटी लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड रीडिंग में आप जाके वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, और थर्ड रीडिंग में आप उसको फिर मेमोराइज करेंगे, लाइक रिवाइज करेंगे, उसको फैक्ट्स की तरह याद करेंगे। ठीक है, ये बेसिक स्टडी का प्रिंसिपल है, सब जगह पे सेम चीज फॉलो होगी। पहले समझो, फिर उसके बाद हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट एरियाज, फिर आप वापस पढ़ो, आपको समझेगा अरे इसमें से 3 कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, वो 3 कीवर्ड्स को साइड में लिख लो, राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट टाइम में सिर्फ 3 कीवर्ड्स को देखना, तो इस तरह से आपका रिविजन होगा, और फिर उसको 2-3 बार देखना तो और फास्ट हो जाएगा। ओके, so are we all good till here, everyone? Everyone? Perfect. अब देखते हैं हम ये वाला कि क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेट करके ही पढ़ना है, सेपरेटली नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका गेम चेंजर है, इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग पढ़ना है। अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हेडक्वार्टर पढ़ना है। पीवाईक्यूज ही आपको बताते हैं, और कई बार यही पैटर्न रिपीट होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट एरियाज मिल गए, आपको पैटर्न पता चल गया, और आपने एक बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक भी बिल्ड कर ली। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। ये जो 4-5 एरियाज मैंने बताया, स्पीशीज, ऑर्गेनाइजेशन, एक्ट, इस तरह से आपको सारे पढ़ने हैं। पोल्यूशन, इकोलॉजी, ये आपको वर्टिकल्स में चीजों को पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पैटर्न्स देखेंगे कि स्पीशीज में क्या पूछ रहा है। स्पीशीज में मैप पूछ रहा है, लोकेशन की स्पीशीज कहाँ मिलती है। दूसरा IUCN स्टेटस पूछ रहा है, ठीक है। कन्वेंशन, कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, पोल्यूशन, पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इकोलॉजी, इकोलॉजी का कोई एप्लीकेशन है क्या। तो इस तरह से एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उतना उतना तो पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। अब PYQs को आप पढ़ के एक रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरह से। तो अपने स्पीशीज का एक लिस्ट बनाऊंगी और एक लोकेशन का लिस्ट बनाऊंगी, और वहीं पर मैं उतना ही पढ़ूंगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वी हैव रेड एज पर व्हाट दे आर आस्किंग। ऑलराइट, तो दिस इज मोस्टली इट, लाइक इसमें यही है कि अगर एक बार पूछा है तो बार बार भी सेम पूछेगा। आप स्टैटिक PT साथ में पढ़िए, रिवाइज करते रहना, आपको अब तो टाइम नहीं है, और ये अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना है, और PYQs को तो आपको मास्टर करना है, ठीक है। अभी लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा रटना नहीं है। ऑफ कोर्स स्पीशीज वगैरह तो आपको रटने पड़ेंगे थोड़े ना। एलिमिनेशन टेक्निक से आपका गेम काफी इजी हो सकता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉलो कीजिए। और मैपिंग, स्पीशीज, लोकेशन, ये वाला भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और कम पढ़िए, आप इस वक्त रिवाइज ज्यादा कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है उसी को आप बार बार पढ़ेंगे। और PYQs को मत छोड़िएगा, इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, और जितना PYQ में पूछा है वो तो आप करके ही जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेके जाऊंगी डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताए, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन टाइप। इसमें वॉइस क्लियर नाउ? If there are any questions, you all can type or think about them. Till then, I'm opening the documents. Then I will display them also.
हाँ, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चैट बॉक्स आई वाज रीडिंग कि क्या वेटेज है। तो देखिए वेटेज जैसे मैंने कहा कि इट विल बी लाइक 10 क्वेश्चन, 7 to 10 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए। ठीक है, यूपीएससी में तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा होगा, बट जामिया आरसीए में भी वो एकदम लो तो नहीं होगा, 5 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, 7 से 10 का आप आंकड़ा पकड़ के चलिए, उतने तो पूछते ही है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ओवरलैप हो रहा है सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ का है। ओके, तो आप इन्वायरमेंट को स्किप नहीं कर सकते, लाइक इट इज टू बी डन। अब दूसरा कोई पूछ रहा है पीटी 365 में अपडेटेड है, अपडेटेड वाले आ जाते हैं पीडीएफ विजन की वेबसाइट पर, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। तो अभी आपको जो इशरत ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए उतना पढ़ लो, और दूसरा आपको इवेंचुअली तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट किसी ने पूछा है दोनों देखो, दोनों होते हैं, यूपीएससी इंस्पायर्ड क्वेश्चंस भी आरसीए में होते हैं, और जामिया आरसीए के जो पीवाईक्यूज है उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। बट मोस्टली देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, आपको अपना स्टैटिक पढ़ के जाना है। आपने अपना स्टैटिक पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर पाओगे, बिकॉज आप किस चीज का कंट्रोल, आपके हाथ में सिर्फ अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स का कंट्रोल है। बाकी तो वो लोग कौन से एरिया से भी क्वेश्चन बनाए, आपको स्टैटिक पढ़ लिए तो यू कैन हिट देम, एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज पढ़ना विल नेवर एवर गो वेस्ट, सो देयर इज अ चांस कि उसके ऊपर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस हमें इस साल देना है, व्हाट आर यू आस्किंग? मॉक्स को ज्यादा सीरियसली मत, तो अभी कम टाइम है, कम टाइम है, तो आप मॉक्स के मार्क्स पे अपने आप को जज मत करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। फिलहाल सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही टैकल करो, और देखो आप उस पर कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब पीटी 365 मतलब 365 डेज, 1 ईयर का कंपाइलेशन है। ठीक है, और ये हिंदी में तो देखिए मैंने जैसे पहले कहा था, आपको चीजें को ट्रांसलेट करनी होगी चैट जीपीटी में डाल के, और जो हैंड रिटन है वो तो इंग्लिश में ही है। तो जो मेरे पास है मैं वो आपको बता रही हूँ। अब ये अभी हैंड रिटन, अब इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतना कम टाइम है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप खुद पढ़कर भी इसको समझ सकती हैं। आप यहाँ से टॉपिक उठा लीजिए और जाके आप इसका हिंदी पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, बट आई एम श्योर इट विल गेट इजी ओवर टाइम। और अगर कोई पीडीएफ है तो उसको तो आप सीधा चैट जीपीटी पे डालकर खुद ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका है। हाँ, तो कोई पूछ रहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक होता है ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी ने खुद पूछे हैं। ठीक है, इन द पास्ट उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी पर, ओजोन के ऊपर, वेटलैंड्स पर और एनवायरनमेंट पर, ये 5 ब्रॉड टॉपिक्स पर उन्होंने एक एक ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया। जैसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, आईपीसीसी, ब्रुडलैंड कमीशन, ये उन्होंने पूछ लिया, यूएनसीईडी, ये से उन्होंने पूछा। ये रोड मैप, कोपेनहेगन, ये सारी क्लाइमेट वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने पूछे। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, यही आपकी स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये बायोडाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, साइट्स, ट्रैफिक, ये उन्होंने पूछ ली। ठीक है, फिर उन्होंने ओजोन, ओजोन लेयर का कंजर्वेशन की बड़ी बातें चल रही थी, और ये बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव है, तो बेना, मॉन्ट्रियल की गाली, इसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछे। अब ये क्या 85 87, ये उनकी ईयर है, बेना बना था 1985 में, मॉन्ट्रियल 1987 में, किगाली 2016 में, किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, और फिर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के ऊपर उन्होंने रमसार कन्वेंशन पूछा है। वेटलैंड मतलब क्या, कुछ एक वाटर बॉडी जिसका, उसका एक डेफिनेशन है, इसकी इतनी इतनी डेप्थ है, और ये एरिया में फाउंड है। तो वेटलैंड्स का कंजर्वेशन का, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स देयर इज अ रमसार कन्वेंशन। फिर वेटलैंड्स इंटरनेशनल करके एक बॉडी है। वेटलैंड्स में कई बार बर्ड्स होती है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक बॉडी है। फिर चांगवान डिक्लेरेशन, तो ये सारी बॉडीज जो है ये वेटलैंड्स की है। फिर टोटली इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएन कन्वेंशन फॉर कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है, ये उन्होंने पूछ लिया। बासिल कन्वेंशन, ये सारे सारे वो पूछते गए, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, मीनामाटाक, तो ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। ओके, तो ये सारी कन्वेंशन
कन्वेंशंस के बारे में वन लाइनर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है फिर ये सबमिट ये डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर उन्होंने आईपीसीसी पूछा है तो आप क्या याद करोगे? 5-6 चीजें याद करोगे। आईपीसीसी का फॉर्मेशन का ईयर, आईपीसीसी को किसने बनाया, यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर। का काम क्या है? एक साइंटिफिक व्यू देना है वर्ल्ड के क्लाइमेट पे। इंटरनेशनल, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल। इंटरनेशनल ये कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई रिसर्च या मॉनिटरिंग नहीं होती, इसमें वॉलंटरली साइंटिस्ट बैठते हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट्स देता है, स्पेशल रिपोर्ट्स, असेसमेंट रिपोर्ट्स, और ये कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो ये 2 to 3 वर्ड्स का शॉर्ट नोट्स है। इफ यू कैन फॉलो इट यू कैन रेफर इट। अगर आपको कुछ इंडेक्स में टॉपिक का नाम दिया, आप जाके सारे टॉपिक्स को उससे पढ़ लो, ठीक है। यूएन सीईडी, सीबीडी, एफ सी। फिर ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि कॉप्स कॉप्स सारे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉप हुआ था मार्च 1995 में बर्लिन में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। अब उसमें क्या हुआ था? व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स इन 2005। इसमें कौन से गैसेस के बारे में बात की थी? तो 6 गैसेस के बारे में बात की थी। इससे रिलेटेड कुछ की टर्म्स है क्या? तो ये एक स्टैटिक नोट है, ये जो पीवाईक्यू में पूछा है उसी को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपको सूट हो रहा है तो आप ये रेफर कीजिए, और एल्स आप खुद जाके बनाइए, या आप करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। सारे कॉप्स को यहाँ पर आपको लाइन से पढ़ना है। 2009 में कौन सा कॉप हुआ था, फिर उसके बाद 2010 में कौन सा हुआ था, यहाँ पर लिखा है कॉप 16। फिर 2011 में कॉप 17 हुआ था, फिर 2012 में कॉप 18 हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडिया ने यहाँ पर कुछ किया था कि हाँ, इंडिया ने यहाँ पर कुछ रेटिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर ये रेड एंड रेड प्लस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके। देन करंट अफेयर से लिंक करके फिर कॉप 2015 का कॉप, सारे कॉप्स, कॉप्स का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, आप खुद के बनाइए। रियो रियो समिट हुआ था, फिर रियो का 10 साल के बाद हुआ था, फिर रियो का 20 साल के बाद हुआ था। तो 10 साल के बाद कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था। 20 साल के बाद कहाँ हुआ था? जाके चेक करो। उसमें क्या लॉन्च हुआ था? ये कुछ पार्टनरशिप लॉन्च हुई थी। तो वन वन, जैसे ये देखिए, अभी यहाँ पर वन वन वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। बट अगर कोई एकदम फ्रेशर है तो वो ऐसे शॉर्ट नोट्स पे नहीं रिलाई कर सकता, उसको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर फिर ऐसे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाकर फिर इसको फटाफट याद करने का काम करना है, सिर्फ वो मेमोरी पे फीडिंग चलेगी उसकी, ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सारी बातें हो गई। फिर नीचे आते हैं, क्लाइमेट क्लीन एयर कोalition, ग्लोबल कोल कोalition, ये कहाँ हुआ था, क्या होता है, इसके सपोर्टर्स कौन है, इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान लेकर आया था। कौन सी मिनिस्ट्री थी? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये कैसा है? बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है? तो देखो, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है। ये की टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए सारी। तो आई विल शेयर दिस विद यू, यू गाइस रेफर इट, सी हाउ मच इट इज हेल्पिंग। जैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये एक एनजीओ है, ठीक है। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। अब इसको किसने लॉन्च किया? 2 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, WWF एंड IUCN। ट्रैफिक क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना, फ्लोरा एंड कॉमर्स। मतलब जो फौना फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इन कॉमर्स, ठीक है, उसका कुछ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस करती है बॉडी। तो चेक करती है कि कोई एनिमल ऐसा तो नहीं जो इलीगल है और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ स्मगलिंग हो रही है, कोई प्लांट्स की, कोई एक्सोटिक स्पीशीज की। तो ये ट्रैफिक ये सारे काम देखता है। ट्रैफिक कौन है? कोई गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। किसके अंडर है? ये 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN ने मिलकर। ट्रैफिक की कोई कमेटी है? हाँ, है कमेटी। उसमें कौन है मेंबर्स? ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ये क्या करता है? ट्रैफिक किसके साथ कोलैबोरेट करता है? साइट्स के साथ करता है। साइट्स क्या है? अब आपको पता होना चाहिए। साइट्स जो है जो क्या कहते हैं, वही जो वल्नरेबल स्पीशीज होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए साइट्स एक बॉडी है। तो अब प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज के लिए कोई बॉडी है, और वही स्पीशीज का अगर इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। अभी कब बनी थी? 1976 में बनी थी।
ठीक है, फोर्स में आ गई थी 1935 साइज फोर्स में आ गई थी। अभी इकोनॉमी इसको सपोर्ट करती है, और ये क्या बैन करती है? तो अभी बैन नहीं करती, सिर्फ मॉनिटर करती है, सिर्फ नजर रखती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। फिर इवेंचुअली कुछ बैन वगैरह लॉ आ जाता है, फिर बैनिंग वगैरह के। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, कब बनी थी, किसने बनाया था, उसका मेजर रोल क्या है, वो क्या काम करती है और वो क्या नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा ट्रैफिक इंश्योर्स दैट देयर इज बैन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो आप लोग बैनिंग ऑफ एनिमल ट्रेड, तो आप सोचोगे हाँ हाँ बैनिंग है नहीं, बट अगर आप केयरफुल रीडिंग करोगे तो बैनिंग नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग है। तो ये ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर वो लोग क्वेश्चन को फेर देंगे, और यहीं पर आपके मार्क्स या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। ओके, अब साइट्स का भी सेम है। देखो देखो साइट्स है कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी बनी कब थी? 73 में बनी थी। इसका एडमिन कौन है? यूएनएफ है, यूएनईपी है, और इंडिया ने इसको साइन किया था। हाँ साइन किया था। अब ये देखो, ये जो साइट्स है ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब अगर साइट्स कुछ भी बोलेगा तो वो उस कंट्रीज को सुनना ही सुनना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि नेशनल लॉ को भी ओवरकम कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी? नहीं, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। इसकी हर साल, हर 3 साल मीटिंग होती है। इसके अंदर 3 अपेंडिक्स है या 3 इसके पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स के नाम लिखे। एक ऐसा अग्रीमेंट है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर, बिटवीन गवर्नमेंट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट से मिलकर बनाया था। ट्रैफिक कैसा था? ट्रैफिक एनजीओ था, ट्रैफिक नॉन गवर्नमेंट था। साइट्स कैसा है? एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ट्रीटी है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, फ्लोरा फौना को। इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? यूनेप करता है। ये क्या लीगली बाइंडिंग है? हाँ है। यहाँ पर तो क्या था, कुछ बैन नहीं होता, सिर्फ मॉनिटर होता है। तो आई होप आई एम क्लियर कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। गुड, एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, ग्रेट। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पीडीएफ आप इस तरह से पूरा बैठकर पढ़ेंगे। नहीं समझ में आप जाके लिख दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और फिर चैट जीपीटी से उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ो। सो आई शेयर दिस विद यू। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीशीज का भी ऐसे ही एक वो है, क्या कहते हैं, स्पीशीज का भी एक पीडीएफ है, पीवाईक्यू से पूछे हुए स्पीशीज। देखो स्पीशीज का नाम है, स्पीशीज कहाँ मिलती है, जैसे मैंने आपको कहा कहाँ मिलती है, इस पर सवाल बन रहा है। स्पीशीज का स्टेटस, वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, और स्पीशीज के बारे में कुछ फैक्ट्स और उसके कुछ एंड कर रही है। तो डुगोंग डुगोंग नहीं तो भी 3 साल उन्होंने पूछा है कॉन्स्टेंटली। तो डुगोंग के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी अगर डुगोंग न्यूज में तो भी आपको उस पर जाके पढ़ना है। ओके, तो डुगोंग डुगोंग का दूसरा नाम है सी काऊ। अब अगर उसके बारे में कोई यूनिक फीचर है, जैसे कि डुगोंग जो है वो सी काऊ उसका नाम है, लेकिन वो है कैसा, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स मतलब लाइक वो सिर्फ वेज खाता है। तो और वो एक मरीन मैमल है। कोई बोलेगा कि इट इज अ क्या कहते हैं, फिश। वो फिश नहीं है, वो मरीन मैमल है, नॉट अ फिश, ठीक है। अब वो कहाँ मिलता है, ये भी उसके एरियाज लिखे हुए हैं। और आईयूसीएन स्टेटस आपको देखना है कि इसके अदर स्पीशीज कहाँ मिलते हैं। स्टेट एनिमल है किधर का? अंडमान एंड निकोबार का, अंडर वाटर ही रहता है। एशियन वाइल्ड बफेलो ये ग्रासलैंड्स में मिलती है, सी वाले एरियाज में मिलती है। और आईयूसीएन, अब देखो ये एरिया बना हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, एक मैप बनाओ, उसमें एरिया बनाओ, और उसके अंदर फिर इसकी एशियन वाइल्ड बफेलो लिख दो, अगर आपको वैसा फास्ट याद होता है तो। ये किसी तरीके से आप इसको याद करो, मेमोरी में डालो। एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये 2019 का क्वेश्चन था। तो एशियाटिक लायन को उन्होंने पूछा था, ये सिर्फ इंडिया में नेचुरली मिलता है? तो यस, ये इंडिया में ही मिलता है नेचुरली। और इसके ये नेशनल पार्क है, मालधारी ट्राइब से एसोसिएटेड है। कुछ से यूनिक इन्फॉर्मेशन आगे वो पढ़ना है। ये सारे डियर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये सिर्फ फाउंड ओनली इन मणिपुर इन द होल वर्ल्ड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो ये वाला डियर है ये सिर्फ मणिपुर में मिलता है, और ये केबल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलता है। तो आप कल सोचोगे शायद ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, बट नहीं, ये सही है। तो ये यूपीएससी ने पूछा है और हमने इसको याद कर दिया एज इट इज, ठीक है। तो आप अपडेटेड वाले ने पूछे तो उतने तो पढ़ो ही, उसके अलावा जो करंट में वो भी पढ़ लो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल, कश्मीरी स्टैग, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और एडिबलनेस स्विफ्टलेट, सारे सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। Turtles. What is the difference between a turtle and a tortoise? Turtle और tortoise का difference क्या आप जाके पढ़ेंगे खुद से, ठीक है।
नीलगिरी ताहार, स्नो लेपर्ड, स्वॉर्म डियर, वल्चर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मगर, ये सारे आपको पढ़ने। पैंगोलिन, ठीक है। इंडियन वाइल्ड्स, डबल हम्प कैमल, चीता, कैट, मैसीर, ब्लूफिन मैसीर, ये कावेरी में मिलती है, ये इसके ऊपर फिर ब्लूफिन मैसीर के अलावा एक और एक कोई और मैसीर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया था। दो टाइप की मैसीर होती है, गोल्डन वाली भी होती है, उस पर भी पूछ लिया था, ठीक है। तो जब आपको पता है ब्लू पढ़ा है तो रेड पे भी पूछ सकता है, तो न्यूज में दिखे तो उसको पढ़ो। तो ये हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन का पीडीएफ, फिर हमने देखा स्पीशीज का पीडीएफ, ठीक है। अब हम कुछ और पीडीएफ देखेंगे। So 2 minutes is getting downloaded. जो फ्रेशर्स हैं, आप क्या करेंगे जानिया? अब फ्रेशर हो आप तो जैसे मैंने बताया हर सब्जेक्ट में से, हर सब्जेक्ट में हमने इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए, उसकी पीडीएफ दे दी। तो फ्रेशर जाके वो पहले इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ ले, ठीक है। और उसको ही आप अटेम्प्ट कीजिए, यूपीएससी पीवाई क्यूज करके जाइए। और क्या कहते हैं, एक दो सब्जेक्ट को एटलीस्ट रॉन्ग बना के जाइए, एटलीस्ट पॉलिटी इकोनॉमिक्स का एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो एक दो सब्जेक्ट को तो सारे नहीं पढ़ पा रहे, तो एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और पीवाई क्यूज को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो यही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अब ये ना घटना चक्र करके एक बुक आती है, घटना चक्र, ओके। अब ये घटना चक्र में क्या होता है, इसमें बेसिकली सारे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस ने, मोस्टली तो स्टेट पीसीएस ऑल्सो, स्टेट पीसीएस वालों ने ये टॉपिक से पूछे, वो सारे वो एक जगह लिख लेते हैं। तो अब उससे क्या होता है कि अपने एक टॉपिक हमने पढ़ा, तो अब जाके हमारे पास वो टॉपिक के बहुत सारे एमसीक्यूज मिल गए, तो उससे आपका जो जितना एग्जामिनर सोच सकता है आप उतना सोच सकते हो, और जितने पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। तो वो आपका एक वो हो जाएगा कि आपने घटना चक्र उसको सॉल्व किया, तो वो आपका फायदा हो जाएगा। बट राइट नाउ यू डोंट हैव द टाइम बिकॉज यू आर वेरी नियर टू एग्जाम। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एमसीक्यू बैंक चाहिए तो आप घटना चक्र को रेफर करेंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब घटना चक्र में क्या होता है, हर टॉपिक से पहले एक वो समरी भी देते हैं। तो ये जो पीडीएफ है इट इज अ समरी ऑफ द समरीज ऑफ चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के पास कोई भी नोट नहीं है, तो 64 पन्नों में जितने भी घटना चक्र में ये टॉपिक है, टॉपिक का पहले एक एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बाद उसके नीचे एमसीक्यू देगा। तो एमसीक्यू को हटा के पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के नोट्स का कोलाज बना दिया है ये, ठीक है। तो ये आप अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो आप ये एक बेस नोट की तरह रेफर कर सकते हो, ओके। कॉन्फ्रेंसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्ट्स, इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ, इनमें जैसे आपको बोल रही थी ना कि मैप बनाओ, मैप में फिर मार्क करो ये स्पीशीज यहाँ मिलती है, जैसे ये अब ये कश्मीर है, कश्मीर में कश्मीर स्टैग मिलता है, कश्मीर स्टैग भंगू, और ये कैसा स्पीशीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सीआर। कौन से पार्क में मिलता है, डचिगम नेशनल पार्क में मिलता है। फिर यहाँ पर है ये वाला एरिया है थोड़ा सा राइट, कश्मीर का राइट। अब वो लद्दाख वाला एरिया बोलो या कश्मीर का जैसे नॉर्थ कश्मीर बोलो, ईस्ट कश्मीर, उधर स्नो लेपर्ड मिलता है। स्नो लेपर्ड कैसा है, वल्नरेबल है। फिर देखो यहाँ पर लेफ्ट में आ जाओ थोड़ा सा, ऑब्वियसली कश्मीर का ही एरिया है, कश्मीर का साउथ कश्मीर वाला। यहाँ पर कश्मीर की में ग्रे लंगूर मिलता है, कौन सी वैली है, चंबा वैली। ये कैसी स्पीशीज है, एंडेंजर्ड है। तो कल अगर आपको पूछ लिया स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है, तो आपको पता है स्नो लेपर्ड का क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। फिर ये इंडस रिवर डॉल्फिन एक है, ये बियास नदी में मिलती है, तो वो डाल देगा कोई और नदी का नाम।
तो ऐसे और नदियों में भी मिलती है, देखो कंप्लीटली तो नेगेट नहीं कर सकते, अगर एक डॉल्फिन भी मिल गई तो इट्स पॉसिबल वो कोई और वाटर बॉडी में भी प्रेजेंट हो, बट प्रिडोमिनेटली ये बियास में मिलती है, इंदस रिवर डॉल्फिन। ठीक है। देन जिसे हम देख रहे हैं चंबल, चंबल्स में घड़ियाल मिलते हैं, घड़ियाल एक क्रोकोडाइल का नाम है, और ये घड़ियाल कैसा है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, चंबल गंगा में ये मिलता है। फिर ये राजस्थान वाला एरिया आ गया, और थोड़ा सा गुजरात, यहाँ पर GIV मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये कैसा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो पूरे ये बेल्ट में मिलता है, ये आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर थोड़ा सा नेपाल हो गया, ये आगे तक का वन हॉर्न राइनो पूरे एरिया में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे। ओके। फिर ऊपर देखिए नॉर्थ ईस्ट में आ गए, नॉर्थ ईस्ट में राइट हैंड साइड पे देखिए लोकटक लेक एक है मणिपुर में, वहाँ पर संगाई डियर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, ये उन्होंने कई बार पूछा है, 2 बार तो शायद पूछ ही लिया है। लोकटक लेक में संगाई डियर मिलता है, वो मणिपुर में है, और इसका एक ग्रास होता है फुमड़ी, वो फुमड़ी ग्रास को खाता है, जैसा उसका कोई की फीचर ये पूछ लेगा। और देखिए ये एंडेमिक है, जैसे मैंने कहा ना कहीं पर भी एंडेमिक दिखा तो वो ले लेना, तो अब ये नोट्स में कहीं लिखा होगा तो हमने एंडेमिक क्या लिख लिया, और इसको याद कर लेंगे। फिर स्नो लेपर्ड ना सिर्फ कश्मीर में मिलता है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है अपने सबसे टॉप वाले स्टेट में। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर महानदी, महानदी में भी घड़ियाल मिलता है, चंबल में भी मिलता है, गंगा में भी मिलता है। घड़ियाल क्या है, एक क्रोकोडाइल है, वो कैसा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर स्पीशीज है। फिर देखेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये यहाँ पर मिलता है, सॉल्ट वाटर डेल्टा है यहाँ पर, महानदी का डेल्टा है वहां पर। फिर ये इरावदी डॉल्फिन है, ये चिलिका लेक में मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा या खुद से बनाए, या अगर इसे कहीं आपको मिल रहा है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। लायन टेल मकाक फॉरेस्ट, मलाबार सिवेट PYQ है, वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि मलाबार सिवेट कहाँ मिलता है, तो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। नीलगिरी ताहार कहाँ मिलता है, तो वो नीचे साउथ नीलगिरी माउंटेन्स के पास मिलता है। ठीक है। डुगोंग कहाँ मिलता है, तो डुगोंग गल्फ ऑफ मन्नार और ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये दोनों जगह पे मिलता है, मतलब ये पूरा जो गल्फ वाला एरिया वहां मिलेगा। गिर नेशनल पार्क में लायन मिलेगा, एशियाटिक लायन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप ऐसी मैप देखो, सेम इस तरह का ही मैप कंटिन्यू है, मस्क डियर कहाँ मिलेगा, आप इसको रीड करके डिकोड कीजिए खुद से। रेड सैंडर्स जो है एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट से, ये क्वेश्चन था रेड सैंडर्स के ऊपर। रेड सैंडर्स कहाँ मिलता है, ईस्टर्न घाट से मिलता है, कैसा है, एंडेमिक है, तो एंडेमिक लिख लिया है। ठीक है। फिर ये जैसे एक एक वर्ड ही है, मेमोरी में डालना आपको एक एक वर्ड ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है। फिर सेम वैसे ही 2-4 मैप्स है, आप ये 2-4 मैप को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट मैप तो और भी इलेबोरेट है, उसमें वाटर बॉडीज वगैरह दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही थी ना आपको कि ये नेशनल पार्क कौन सी रिवर पे कौन सा है, जैसे कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ये ज्योग्राफी का मैप है, पहले तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, फिर बाकी राजीव गांधी, ये एक रामेश्वरम, ये पूर्णार पेन्नार रिवर के ऊपर है। गुंडी नेशनल पार्क, फिर जैसे मैं बोल रही थी गोमती घाघरा गंडक कोसी, उसके ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किधर है। तो थोड़ा सा ये रिवर्स के साथ भी अगर आप इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रहेगा। तो इंटरलिंकिंग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एज वेल एज ये स्पीशीज वगैरह के नाम। तो जो मैप आपको इजीली फॉलो हो रहा है आप वो पढ़ो, और अगर नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो, खुद से टेबल बनाओ, खुद से कुछ याद करो, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो करो, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मत यूज करो, बिकॉज आई टोल्ड यू पहले ही लास्ट मिनट पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे। ओके। या आई विल शेयर दीज मैप। ओके, I will share the PDFs. 1 minute. I have some more 2-3 documents to show you. हम्म। तो कुछ एक्ट्स रिलेटेड एक PDF है, और एक PDF है दिस इज लिंक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हम देख लेंगे। ये लोड हो रहा है, 2 मिनट। आई होप मैंने कल जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे आपको मिल गए सारे। मैम
जी बोलिए। वो रिवर्स वाले में सारे याद करने के जो आपने दिखाया था उसमें। नहीं नहीं, सारे नहीं याद करने, इसलिए मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट तो डरना नहीं नया मटेरियल देख के। ओके। दूसरा क्या कहते हैं, अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से एक टैबुलर फॉर्मेट बनना है। जो आपको ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है वही याद करो। वो रिवर्स तो ज्योग्राफी का मैप है। अब उसमें एक आध जगह पर भी कोई स्टूडेंट वर्क ही होता है, वो लोग फिर क्रिएटिवली इसको बनाते हैं और फिर यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसी तरह दो और पीडीएफ है, जैसे वो खुलते हैं डिस्प्ले टू यू। एक एनवायरमेंट फंड्स है और एक है क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है। The document is crashing. I don't know why. 1 minute, let me check. ठीक है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगी, आप अपने लेवल पे फंड्स वाला एक फोल्डर देखना। और नॉट नेसेसरी आप यहीं से पढ़े, लाइक जहाँ से आपने पढ़ा था वहां से पढ़िए। तो दो ही डॉक्यूमेंट्स बच रहे हैं, एक एक्ट्स वाला और एक फंड्स वाला। तो वो दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ से मैं शेयर करूंगी। उसके अलावा सारे पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है, आप सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का भी भेज दूंगी। और मैंने कल बहुत सारे पीडीएफ सर के साथ शेयर किए थे। आज भी जितने मैंने डिस्प्ले किए मैं सारे शेयर कर दूंगी इमीडिएटली। ठीक है। So you will receive them. One or two PDFs I'm not able to open right now, but I'll share it with you. Some reason it's not opening. And as I said, prioritize your existing notes. टॉपिक का नाम आपको पता चल गया है, कहाँ से पढ़ोगे वो आपको फिगर आउट करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो मटेरियल के साथ आपका कंफर्ट बैठा है आप वहां से पढ़ो। ओके। बजट से भी क्वेश्चंस आएंगे। सो आई टोल्ड दिस इकोनॉमी वाले सेशन में डिस्कशन हुआ था हमारा। इट्स लाइक आपको कैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है। ओके। तो बजट पढ़ो लेकिन पैसिवली मत पढ़ो, एक्टिवली पढ़ो। उसको लिंक करो एग्रीकल्चर से। आपको पता है कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या थी अपनी, एग्रीकल्चर थी, बैंकिंग थी, राइट। बैंकिंग वाला टॉपिक बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, फिर एग्रीकल्चर था। तो बजट में एग्रीकल्चर रिलेटेड नया क्या आया है, या बजट में बैंकिंग रिलेटेड क्या नया आया है, उसको आप जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव रीडिंग। एंड अगेन इसके भी जो अच्छे मेंटर्स हैं वो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं यूट्यूब पर, आपको उसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो कोई भी एक अच्छा कंपाइलेशन आप 1 घंटे 1.5 घंटे का बजट समरी पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम। बजट समरी से ही हो जाता है पूरा। ओके, आर वी गुड? एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ और पूछना है आप लोगों को? मैम PMFIS मतलब बहुत लेंथी है, तो कहाँ से मतलब बेस, अभी तो टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो कहाँ से मतलब क्या PT 365 तो करनी है फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद। हाँ, तो अब मैं वही बोल रही हूँ ना, टाइम नहीं रहा तो बेसिकली आप वो कीजिए। टाइम नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीटी। फिर क्योंकि पीटी में भी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ बेसिक देते ही है, स्टैटिक रैंडम नहीं शुरू करते। तो पहले पीटी पढ़ो फिर बेसिक्स पे आना। ठीक है। घटना चक्र जो है ऑनलाइन, मेरे पास कुछ पीडीएफ्स है, मैं सर के साथ भेजती हूँ। और आप वो बुक भी खरीद सकते हैं, अगर आप पीडीएफ के साथ कंफर्टेबल, आप पीडीएफ के साथ कीजिए।
Ghatna Chakra is different from Ghatna Sar because Ghatna Sar is I think some current affairs related. Ghatna Chakra is very different. मैं दिखा देती हूँ आपको घटना चक्र सब लोगों को. मैम मेरे भी क्वेश्चन है. न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है, जीडीपी से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता यूपीएससी. हाँ पूछिए किसको और क्वेश्चन है. मैम हमने ये बोला था कि आपने जैसे हमें मतलब इम्पोर्टेंट वगैरह टॉपिक्स बताए तो सर मैम आप उसको हाईलाइट कर सकती हैं, मतलब ऐसे पीडीएफ जब शेयर करें तो उसको हाईलाइट कर दें सिर्फ उसी क्वेश्चन को, ताकि मैम हम उसको मतलब जो मेन टॉपिक है उसी पर. हाईलाइट एज इन देखिए ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं एज आई एम रीडिंग आल्सो आई एम हाईलाइटिंग. अगर आप देख रही हैं तो जैसे ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है. तो अब इससे ज्यादा आपको खुद के लेवल पे हाईलाइट करना. मतलब मैम हम ये चाह रहे थे कि आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ ही शेयर कर दीजिएगा ना ग्रुप पे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भेज दूंगी अभी, ठीक है. ओके मैम. ये मैं कलर्स कोडेड हाईलाइट कर रही हूँ सब, ये मैं आपको भेज दूंगी. देखिए ये घटना चक्र है. घटना चक्र जो मैं कह रही थी ना, ये 2020 का है, तक अपडेटेड है. बट आप अगर और रिसेंट वाला मिलता है पीडीएफ तो वो रेफर कीजिए. बट ये भी सफिशिएंट है. 23, 24, 25 के अलग से पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है. तो लेकिन ये घटना चक्र आप देखिए कितना जबरदस्त काम किया उन्होंने. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये. बट अभी नहीं, अभी आप नहीं रेफर करेंगे बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है. देखिए अभी ये टॉपिक है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका नोट्स मैं अलग से शेयर कर रही हूँ. सिर्फ एक एक पीडीएफ में सिर्फ इसका नोट्स दे दिया है. अब ये नोट्स खत्म हुई, सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. अब एक्ट्स वगैरह एक्सप्लेन कर दिया. अब क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब क्वेश्चंस देखिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. बेसिक क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. लेकिन कहाँ कहाँ से स्टेट से है, पीएससी से है, बिहार पीएससी से है, राजस्थान पीएससी से है. अब आपको समझ में गया. एक मिनट रुकिए, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो अब हमको समझ में आ गया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन ईयर पूछ लिया. फिर was passed by the government in वापस ईयर पूछ लिया. यूपी वाले ने भी पूछा, यूपीपीएस वाले ने भी पूछा. एनवायरमेंट का डेफिनेशन पूछा, ठीक है. फिर उसके बाद आपको पता चलेगा अगेन विच ईयर इट वाज पास. तो सिंपल स्टेट वाले तो खाली ईयर पूछ रहे हैं. तो एनवायरमेंट ये 4-5 बार पूछ लिया. तो फिर एनवायरमेंट इज अ कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ क्या है, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक, फिजियोग्राफिक, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल. देखिए व्हाट इज ब्लू कार्बन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 2021 का. मैंने कल बोला था ना आप लोगों को, ब्लू कार्बन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है सिंपल वाले भी. तो ये सारे जो क्वेश्चंस एक टॉपिक से बन सकते हैं. एग्जामिनर कितना वाइड सोच सकता है वो घूमना चक्र आपको बताएगा. बट इज दिस फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन? ओके. हाँ अब कौन है इसको क्वेश्चन पूछना है? मैम ये था कि मैम क्वेश्चन दिखाए डिफरेंट, तो मतलब मैम हम सिर्फ यूपीएससी के देख लें अभी फिलहाल इसमें से, क्योंकि मैम इतना टाइम नहीं है ना सारे अब. सॉरी वन सेकंड. मैम हम कह रहे थे कि हम जैसे इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस दे रखे हैं प्री वगैरह के हुए हैं, तो मैम हम सिर्फ वो क्वेश्चंस देख लें, मतलब अभी हम जैसे यूपी बीएड या यूपीएस में और दूसरे हुए हैं तो वो ना देखकर फिलहाल सिर्फ यूपीएससी वाले पे फोकस करना है. सिर्फ यूपीएससी, एग्जैक्टली. सबसे पहली बात तो घटना चक्र अभी नहीं देखना है. मैंने ऐसे वक्त से मिल रही हूँ आप लोगों से तो मैंने आपको बता दिया. बट घटना चक्र बाद में, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, राइट. या आप इतने सारे स्टेट्स वालों के भी यूपीएससी. अब आपको सिर्फ 2 फोकस रखना है, यूपीएससी पीवाईक्यू एंड आरसीए पीवाईक्यू. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, पहले तो भाई अपना बेसिक ही पढ़ लो. पहले वक्त निकाल कर स्टैटिक और बेसिक को आप अच्छे से होल्ड बना लो. फिर एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए कुछ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी. मैम ये पीडीएफ हिंदी में भी शेयर कर दीजिए प्लीज. जी जी बिल्कुल. ओके थैंक्स. Anything else? There's a lot of compilations like क्या कहते हैं आपका पीडब्ल्यू का है और जनरल स्टडीज के बहुत सारे हैं. पीडब्ल्यू के तो पूरा ही फ्री है फिजिक्स वाला का. मैम आप एक बार हमें बता सकते हैं कि जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में हम किस तरह प्रायोरिटाइज करें. जैसे साइंस एंड टेक में हम एनसीईआरटीज पढ़ें क्या बैठ के, मतलब थोड़ा
और मैम कल ही हुआ था ना मेरा जी साइंस एंड टेक का पूरा सेशन हुआ था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि आपको पहले क्या पढ़ना है। पहले आपको पीटी 365 पढ़ लेना है, फिर आपके पास वक्त बचेगा तो बेसिक साइंसेस की भी कोई नोट्स पढ़ेंगे, राइट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ये सीक्वेंस है, सेम फॉर एनवायरनमेंट। ओके मैम। So Mavish is asking, yeah, Disha publication is also good. तो देखिए Mavish, अगर आपने कहीं एनरोल किया है तो दैट इज गुड। अब आप एंट्रेंस देंगे नहीं देंगे वो आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। फॉर्म भर दिया तो जाके दे दो। फॉर्म तो भर दिया है ना आपने, लाइक पैसे अटक गए आपके, आपको जाकर जामिया दे देना चाहिए वो ऑफलाइन एनवायरनमेंट में, राइट। और उसके बाद आप फिगर आउट करेंगे, अगर अब सिलेक्शन होता है देन दिस क्वेश्चन विल कम कि मैं अब जामिया लूं कि ये पीडब्ल्यू प्रारंभ में कंटिन्यू करूं। तो I would suggest, since you have filled the form, please go and appear for the exam. Giving exams is also practice. So अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम मिलता है ना तो उसको आप देते रहिए along with UPSC। स्टेट PCS दीजिए, EPFO दीजिए, ठीक है, CDS दीजिए, SSC दीजिए। आपको एग्जाम देने का एक एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए एवरीवन। लाइक एक एग्जाम के माहौल में बैठने का आपका एक फियर निकल जाना चाहिए वो। So first attempt, then after selection we will decide whether to choose or not to choose. But now attempt. You'll also know where you're standing. बस मैम करंट अफेयर्स का मैं बता चुकी हूँ। जामिया आरसी के लोग कौन से हज कमेटी बहुत सारे हैं ना सर का टेलीग्राम ग्रुप देखिए, वो सारे आरसीएस के बारे में अपडेट करते हैं। हमदर्द, अतिया, हज कमेटी, बहुत सारे हैं। सूरत इस्लाम जिमखाना, नीचे है ऊपर है यूपी के अंदर शिबली है, नीचे साउथ में कुनिया है, एमएस एकेडमी है, राइट। बहुत सारे आरसीएस मैम ये सब्जेक्ट्स का। हाँ बताइए। मैम ये है ना, हिस्ट्री में ना रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है। सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ दो, उसमें क्रोनोलॉजी पर समझ मतलब बहुत लेंथी लग रहा है वारिस शर्मा भी। तो क्या, तो आप प्लीज थोड़ा सा उसको बता दीजिए। जैसे येलो बुक प्रेफर करेगा वाजीराम की। आप एंशियंट मेडिवल के लिए पूछ रहे हैं? हाँ यस मैम। आपका आई थिंक एंशियंट मेडिवल का सर ने अलग से सेशन करवाया है, राइट? वो मैम रिवीजन में दिक्कत आता है एनसीईआरटी से सबको, इसलिए। जी जी, तो देखिए एंशियंट मेडिवल का स्ट्रैटेजी जो आपको सर बताया आप पहले वो फॉलो कीजिए। दूसरा, अगर आप मेरे एंड से पूछ रहे हैं तो देखिए आप ल्यूसिड फॉलो कीजिए मेरे हिसाब से। उसमें क्रोनोलॉजी एक तरफ ही दी होती है। ल्यूसिड में बेस्ट पार्ट है कि हर चीज ऑर्डर में है, तो आप ऊपर ऊपर से हाईलाइट करके पहले तो क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, फिर जाके अंदर की डिटेल्स याद करना। तो एक पहले क्या कहते हैं स्केलेटन याद कर लो, फिर जाके वो फ्लैश उसके अंदर फिल इन करना। ओके। वी विल नॉट डू दिस नाउ। अभी पहले तो आप सारे एंट्रेंसेस दे दो, फिर अगर आपका मल्टीपल आरसीएस में सिलेक्शन हो रहा है, राइट, जामिया में भी हो गया, हज हाउस में भी हो गया, एएमयू में भी हो गया, फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि अब मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, तब हम पर्सनली, जैसे सर पर्सनल मेंटरशिप्स वगैरह बता रहे हैं, उसमें हम पर्सनली देख सकते हैं आपको क्या क्वेरी है, या जनरली भी आपको कॉल पर लेकर आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। सी अभी तो आई कांट गाइड यू अबाउट शिबली वगैरह, मतलब ऑफ कोर्स सारा कितने वीडियोस तो सर ने ही डाले हैं। आई नो अबाउट ऑल आरसीएस, they are in different locations. They have all different structures होते हैं थोड़े उनमें, डिसिप्लिनरी कुछ अलग रूल्स वगैरह होंगे, बट ओवरऑल सब आरसीएस मेरे हिसाब से अच्छे हैं। आपको आपका हैंड ट्राई करना है और देखना है कि आप कहाँ पर क्लिक कर जा रहे हो। आप सारे तो आप देखो आप कहाँ क्लिक हो रहे हो, फिर आप डिसाइड करो where you want to go depending on what your family is allowing, how you are able to travel, which is nearer to your home, है ना। Should we call it a day then? We're almost ahead of time. Any other doubts? Okay. ठीक है, then wishing you all the best. Then we will continue again. And I have already spoken about current affairs. आप जाके इसकी recording देखिएगा। थोड़ी देर पहले किसी ने न्यूज़पेपर का डाउट रेज किया था, मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले। ओके, और आस्क योर पीयर्स।
Thank you, ma'am. Ghatna Chakra both have their own utility. Ghatna Chakra is for MCQs, Lucent is for memorizing theory. Lucent is very good. Lucent everyone should have. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अलग से भी ले सकते हैं. सम पर्सन क्वेश्चंस आल्सो कमिंग इन, बैकअप वगैरह. अभी तो आप इतना ही कीजिए, ठीक है. देखो जितने टाइम आपको लगेगा उतना ही टाइम आप स्पेंड करेंगे. PT365 ASAP कंप्लीट कर लो, वो तो करना ही है ना. जितना जल्दी हो उतना बेहतर. ठीक है. और अगर आप कुछ और तरह का गाइडेंस चाहिए, कुछ और क्वेरीज आ रही है, तो कलेक्टिवली यू कैन टेल सर, एंड देन वी कैन मे बी अरेंज अनदर 15-20 मिनट कॉल एंड सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेरीज. ठीक है. अभी हमारा जो फोकस था हमने वो सॉल्व किया है. उसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो वी कैन सेपरेटली टेक इट अप. ठीक है. ऑल राइट. गुड नाइट एवरीवन. ऑल द बेस्ट. गुड नाइट मैम. सो कल सीसेट का क्लास है. आप लोग जितने भी हैं, जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है उसको देख चुके होंगे आप लोग. उसको समझ लीजिए क्योंकि कल लाइव सीसेट क्लास होगा और आपके जो भी डाउट हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे. ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं. और बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानी आरसी के लिए. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल के सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें. सीसेट भी इम्पोर्टेंट है. 8-10 क्वेश्चन होंगे सीसेट के. ठीक है. सो गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू. Okay, thank you, sir. थैंक यू.